सगरमाथा दुनिया का ताज, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत सगरमाथा। यह सिर्फ नेपाल की पहचान नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के साहस और प्रकृति की भव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूर्वी नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में स्थित यह शिखर महालंगूर हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। समुद्र तल से इसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाली भाषा में इसे सगरमाथा यानी आकाश का सिर कहा जाता है। वहीं तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी मां। सन 1956 में नेपाल के प्रसिद्ध इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने इसे सागरमाथा नाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह नाम भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में रखा गया था। भाग 2, खोज और ऊंचाई मापने का इतिहास। सगरमाथा ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह बात हमेशा से पता नहीं थी। सन 1840 के दशक से पहले तक कंचनजंगा को ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था। सन 1847 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हिमालय की चोटियों को मापने का काम शुरू हुआ। उस समय नेपाल में विदेशियों के आने पर प्रतिबंध था, इसलिए वैज्ञानिकों ने भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से ही दूर स्थित चोटियों की गणना की। शुरुआत में इस चोटी को पीक 15 यानी 15वीं चोटी नाम दिया गया था। सन 1852 में भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकादर ने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन के आधार पर यह साबित किया कि पीक 15 ही दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद सन 1856 में ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉ ने आधिकारिक तौर पर इसकी ऊंचाई 19,002 फीट घोषित की। समय के साथ तकनीक बदली और एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा मापा गया। सन 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर निर्धारित की, जिसे लंबे समय तक दुनिया ने माना। आखिरकार साल 2020 में नेपाल और चीन सरकार ने आधुनिक जीपीएस तकनीक से इसका फिर से मापन किया। दिसंबर 2020 में इसकी नई और सबसे सटीक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई। जब यह साफ हो गया कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे फतह करने के लिए दुनिया भर के पर्वतारोही बेताब हो उठे। शुरुआत में नेपाल का रास्ता बंद होने के कारण सभी प्रयास तिब्बत यानी उत्तरी छोर से किए गए। सन 1921 में ब्रिटेन की माउंट एवरेस्ट कमेटी ने पहली बार रास्ता खोजने के लिए एक दल भेजा। सन 1922 के दूसरे अभियान में पर्वतारोहियों ने पहली बार ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया और 8,321 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। सन 1924 का ब्रिटिश अभियान इतिहास का सबसे रहस्यमयी अभियान माना जाता है। पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन 8 जून के दिन शिखर के बेहद करीब देखे गए थे, लेकिन उसके बाद वे लापता हो गए। सन 1999 में मैलोरी का शव मिला,
लेकिन वे शिखर पर पहुंचने के बाद हादसे का शिकार हुए या पहले ही, यह रहस्य आज भी बरकरार है। सन 1950 में नेपाल ने विदेशियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दीं। इसके बाद दक्षिणी छोर यानी खुम्बू आइसफॉल के रास्ते पर्वतारोहण का नया दौर शुरू हुआ। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 29 मई 1953। ब्रिटिश सेना के कर्नल जॉन हंट के नेतृत्व में आए दल के 2 जांबाज वीरों, नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने सुबह 11:15 पर पहली बार सागरमाथा के शिखर पर कदम रखा। इस ऐतिहासिक कामयाबी ने इंसानी हौसले का एक नया इतिहास लिख दिया। भाग 4, एवरेस्ट पर बने अद्भुत रिकॉर्ड। सन 1963 की पहली सफलता के बाद सागरमाथा के शिखर पर अनगिनत रिकॉर्ड बने हैं। जांबाज इंसानों ने उम्र, समय, रफ्तार और शारीरिक चुनौतियों को मात देकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड नेपाल के कामी रीता शेरपा के नाम है। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए साल 2024 तक 30 बार सागरमाथा पर कदम रखा है। उन्हें दुनिया एवरेस्ट म्यान के नाम से जानती है। उनके साथ ही पासांग दावा शेरपा भी 27 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। महिलाओं की बात करें तो जापान की झुंको ताबेई ने 16 मई 1975 को एवरेस्ट फतह कर दुनिया की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। नेपाल की तरफ से पासांग लामू शेरपा ने 22 अप्रैल 1983 को एवरेस्ट पर कदम रखा। दुर्भाग्य से लौटते समय उनका निधन हो गया। वे नेपाल की राष्ट्रीय विभूति हैं। वहीं नेपाल की लाकपा शेरपा ने 10 बार एवरेस्ट फतह कर महिलाओं में दुनिया में सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ने का कारनामा भी इंसानों ने कर दिखाया। सन 1978 में इटली के रेनहोल्ड मैसनर और ऑस्ट्रिया के पीटर हैबलर ने बिना ऑक्सीजन के चढ़कर मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया। नेपाल के आंगरीता शेरपा ने बिना ऑक्सीजन के 10 बार सफल चढ़ाई की। उन्हें बड़े सम्मान से स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ कहा जाता है। रफ्तार के मामले में सन 2004 में पेम्बा दोरजे शेरपा ने महज 8 घंटे 10 मिनट में बेसी कैंप से शिखर तक पहुंचकर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। उम्र की सीमाओं को लांघते हुए अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो ने सन 2010 में सिर्फ 13 साल 11 महीने की उम्र में एवरेस्ट फतह कर सबसे युवा पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया। नेपाल की मिंकीपा शेरपा ने 15 साल की उम्र में यह कामयाबी हासिल की थी। दूसरी तरफ जापान के युइचिरो म्यूरा ने साल 2013 में 80 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर कदम रखकर सबसे बुजुर्ग पर्वतारोही का कीर्तिमान स्थापित किया। शारीरिक अक्षमताओं को हराकर भी लोगों ने इतिहास रचा। सन 1998 में अमेरिका के टॉम व्हिटेकर कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। साल 2013 में भारत की अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। सन 2001 में
दृष्टिहीन एरिक वेहेनमेयर ने भी एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। नेपाल के बाबू छिड़ी शेरपा ने साल 2000 में एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन के 21 घंटे बिताकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वहीं साल 2005 में नेपाल के मोनी मुल्लेपाती और पेम दोर्जे शेरपा ने एवरेस्ट के शिखर पर शादी रचाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। भाग 5, नेपाल के पर्यटन उद्योग में योगदान। नेपाल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन की रीढ़ की हड्डी सागरमाथा ही है। दुनिया भर में नेपाल को सागरमाथा के देश के रूप में जाना जाता है। इसका पहला बड़ा योगदान आर्थिक रॉयल्टी के रूप में होता है। नेपाल सरकार विदेशी पर्वतारोहियों से रॉयल्टी के रूप में भारी रकम वसूलती है। एक विदेशी नागरिक को एवरेस्ट चढ़ने के लिए नेपाल सरकार को 11,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की फीस देनी होती है। हर साल वसंत ऋतु में सरकार को इससे करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को होता है। खुम्बू क्षेत्र के शेरपा समुदाय और नेपाल के हजारों युवाओं को पर्वतारोहण गाइड, कैंप स्टाफ और भारवाहक के रूप में रोजगार मिलता है। एक सीजन की कमाई से उनका साल भर का गुजारा चलता है। सामान ढोने वाले याक और खच्चर मालिकों की भी इस दौरान अच्छी कमाई होती है। साथ ही एवरेस्ट के कारण होटल, ट्रैवल एजेंसियां और एविएशन सेक्टर हमेशा गुलजार रहते हैं। काठमांडू से लुकला की हवाई उड़ान दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में से एक है। हेलीकॉप्टर कंपनियों का बिजनेस भी इसी क्षेत्र पर टिका है। पर्यटक लौटते समय नेपाली हस्तशिल्प और ठंका पेंटिंग्स खरीदते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार फलता फूलता है। एवरेस्ट की लोकप्रियता के कारण ही इस सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में लुकला एयरपोर्ट, बेहतर ट्रैकिंग ट्रेल्स, अच्छे अस्पताल और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। यह नेपाल की ग्लोबल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा जरिया है। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जिससे नेपाल का मुफ्त में दुनिया भर में प्रचार होता है। इसी को देखकर लाखों सामान्य पर्यटक हर साल सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने आते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एवरेस्ट के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बर्फ की जगह काली चट्टानें नजर आने लगी हैं। साथ ही कम समय में ज्यादा लोगों को परमिट मिलने की वजह से 8,000 मीटर से ऊपर डेथ जोन में पर्वतारोहियों का लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जो बेहद जानलेवा साबित होता है। इसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष यह है कि सागरमाथा नेपाल का गौरव और उसकी असली ताकत है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और गरिमा को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन, सख्त नियम और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सागरमाथा सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा, तभी नेपाल के पर्यटन का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।